क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आते हैं हम लोग। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की ज़रूरतें एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को की पहचान करना, विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तत्व तरह का व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है। ए में है आपका वाक आत्म केंद्रिता, मनोवैज्ञानिक विकार, संज्ञात्मक अपरिपक्वता, स्वतः नियमन। तो इसमें आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नंबर 2 का, यानी स्वतः नियमन। खुद से अपना नियम खुद बना रही है और खुद सोच रही है कि क्या हमें क्या करना क्या है। तो ये हो गया आपका स्वतः नियमन। नंबर 3 आते हैं। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। ए, न आनुवंशिकता पर न पर्यावरण पर, बी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की प्रासंगिकता पर, सी, केवल आनुवंशिकता पर, डी, केवल पर्यावरण पर। इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की प्रासंगिकता पर। नंबर 4 आते हैं। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था ए में दिया गया संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, बी, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, सी, उच्च उत्तेजना उच्च भय, नंबर डी, निम्न उत्तेजना उच्च भय। तो नंबर 4 का आपका हो जाएगा संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। तो नंबर 4 का आ गया आपका ए, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। नंबर 5 में आ जाते हैं हम लोग। नंबर 5 में आ जाते हैं हम लोग। इसमें बच्चों की सीखने में कठिनाई होती है जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। इसमें आपका आंसर हो जाएगा सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। सूचना अलग अलग। नंबर 6 आते हैं हम लोग। नंबर 6 में क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आपका है 2021 में जो पूछा गया है, यही क्वेश्चन है आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ये चीज़ें आपको लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नंबर 6 वाले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। इसमें आपको दिया गया है निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होता है। बारंबार परीक्षाएं, अन्वेषण और संवाद, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो नंबर 6 में ये हो जाएगा अन्वेषण और संवाद। अन्वेषण मतलब प्रयोग करना होता है और उस पर लक्ष्य देना होता है। तो कोई भी बच्चे को आप प्रयोग करते हुए बताएंगे तो ज़्यादा समझ में उसे आता है, तो उसे अन्वेषण और संवाद होगा नंबर बी। नंबर 7 आते हैं हम लोग। नंबर 7 में आपको दिया गया है अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो इसमें फर्स्ट दिया गया है आपका प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है, योग्यता सुधारे है, योग्यता अटल है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा योग्यता सुधारे है। ये योग्यता सुधारे है, योग्यता सुधारे है, ये आपका आंसर हो जाएगा योग्यता सुधारे। नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग आते हैं। अधिगम संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा नंबर ए,
यानी कि बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नंबर 9 में आते हैं। ये देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको 4 तारीख के सीटीईटी एग्ज़ाम में पूछा गया है। शर्मिंदगी। शर्मिंदगी बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। शर्मिंदगी के अभाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। इसका संज्ञान से कोई संबंध नहीं है और शर्मिंदगी का कोई संज्ञान का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा कि शर्मिंदगी अगर बार बार उसे दिलवाते हैं तो क्या होगा कि उसका संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आप जो है एक बुरे टीचर के रूप में वहाँ पर जाने जाएंगे कि सर बार बार हमको बेइज्जती करते हैं, शर्मिंदगी करवाते हैं। तो ये चीज़ें सब बुराई में आपको आ जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये, संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो नंबर आते हैं नंबर 10 में। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। अब अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, बच्चों को दंड देकर, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य पर जोर देकर। तो इसमें से आपका क्वेश्चन हो जाएगा नंबर डी, आंसर हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा नंबर डी। नंबर डी हो जाएगा क्योंकि प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य पर जोर देकर अगर आप काम करवाते हैं तो बच्चे उसमें सीखते ज़्यादा हैं। नंबर 11 आते हैं। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग इसका ऑप्शन में। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा त्रुटियों की समझ, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा नंबर डी, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के अधिपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। पहला है आपका बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। दूसरा है बी, अनुकरण, नकल और दोहराना। सी है विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। डी है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तो आपका आंसर हो जाएगा नंबर डी, यानी संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। इसमें जो भी संकल्पनाएं होंगी उसे आप उसके संबंध में खोजेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नंबर 13 आते हैं। सर्जनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। सर्जनात्मक अति सक्रियता, सतर्कता, कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, अपसारी चिंतन। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन। इसका आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन। ठीक है। नंबर 14 आते हैं। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना, दृश्य श्रव्य सामग्री को इस्तेमाल करना, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना। इसमें आपको होगा शिक्षा शास्त्र और आकलन, ये नंबर बी, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 15 आते हैं। 14 खत्म हो चुका है, 15 आते हैं। इसमें आपको दिया गया है समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। ए है आपका समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। बी है विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर। सी है आपका लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। डी है आपका समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। आपका आंसर हो जाएगा नंबर सी, नंबर सी। तो नंबर सी पे हम लोग देखेंगे। 16 आते हैं हम लोग। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को
क्या करना चाहिए? देखिए, अध्यापक को सभी के लिए मानकीकृत आंकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िवाद धारणाओं को मजबूत करें। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए। और नंबर डी आते हैं हम लोग। नंबर डी आपको यहाँ दिया गया, विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 16 का आंसर हो जाएगा आपका नंबर डी, यानी कि विविध विन्यासों ये विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। नंबर 17 क्वेश्चन आते हैं हम लोग। आशा है मुझे कि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपके आने वाले टीईटी एग्ज़ामिनेशन में, और सीटीईटी एग्ज़ामिनेशन में, या बीटीईटी एग्ज़ामिनेशन हो या यूपीटीईटी का एग्ज़ामिनेशन हो। इसमें ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। इसे अगर आप देख लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो आप इसमें नंबर 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या कहलाती है? छात्रों में प्रत्याहार निकाय प्रवृत्तियां पैदा करेगा, या बी अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित निष्प्रेरित करेगी, या अधिगम के लिए पार आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नंबर डी, यानी कि अधिगम के लिए अधिगम के लिए पार आधारभूत संरचना का काम करेगी। ये क्या, क्यों और कैसे प्रदान कैसे करती है। सो ये चीज़ जो दिया गया है, ये चीज़ हमें प्रदान करेगा उस तरफ से। तो नंबर 18 आते हैं हम लोग। नंबर 18 में दिया गया, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रहे रोअर होने वाला लगा रोहर रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन जो है क्या कहलाया? लैंगिक भेदभाव को कम करता है, या फिर लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, या लैंगिक रूढ़िवादियों को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका फिर से पूछा गया है। 2021 में इसको पूछा गया था जनवरी में, और फिर से यही क्वेश्चन दोहराया गया है आपके सीटीईटी एग्जामिनेशन में। आशा है हो सकता है आपको भी ये क्वेश्चन पूछा गया होगा, और पूछा जा भी सकता है। तो इसका सटीक आंसर मैं आपको बताता हूँ, नंबर सी, यानी लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है ये। नंबर 19 आते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। नंबर सी, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। नंबर डी, विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। नंबर 19 का आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका 19 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना हो जाएगा। नंबर 20 आते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। उत्तर प्रथागत, अमृत संकरताओं, प्रथा पूर्व, प्रथागत। इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी, यानी प्रथागत। नंबर डी यानी प्रथागत इसका आंसर हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन आप लोगों ने देख, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसे रट लें अच्छी तरीके से और बार बार इसे सुन लें, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो इसी के साथ मैं आपको विदा देता हूँ।